Hello everyone. Today I have come with a new poem, and it is the poem which is taught in class 9th, and the title of this poem is Two Daffodils, written by Robert Herrick. ये जो कविता है जिसका नाम है टू डेफोडिल्स, ये कविता रॉबर्ट हैरिक के द्वारा लिखी गई है. Now we have to study something about the poet Robert Herrick. तो रॉबर्ट हैरिक के बारे में हम कुछ चीजें जानेंगे. रॉबर्ट हैरिक 1591 to 1674. Actually he was born in 1591. उनकी जो पैदाइश हुई वो 1551 में हुई, और उनका जो देहांत है, उनकी जो डेथ है वो 1674 यानी 1674 में हुई. Robert Herrick is a well-known poet of the 17th century. रॉबर्ट हैरिक 17वीं शताब्दी के जाने माने कवि हैं. Actually, he is really very famous because of his writing. His poems have simplicity, lucidity and brevity. सबसे पहले देखेंगे वर्ड सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, सादापन. ल्यूसिडिटी जिसको कह सकते हैं हिंदी में सहजता. एंड ब्रेविटी, BREVIT, ब्रेविटी नहीं है, ब्रेविटी. ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, यानी उनकी कविताओं में सरलता, सहजता और संक्षिप्तता है, यानी संक्षिप्तता पाई जाती है. This poem to daffodils deals with the perishable nature of daffodils, which ultimately suggests the transitory existence of all human beings. क्या कहता है कि ये जो कविता है, दिस पोएम, यह कविता टू डेफोडिल्स, यानी डेफोडिल्स के लिए डील्स विद द पेरिशेबल नेचर ऑफ डेफोडिल्स. ये एक प्रकार का जो फूल होता है which is having yellow trumpet shaped flower, a yellow trumpet shaped flower with long stem that blooms in the spring. यानी एक लंबे तने के शेप वाली, आकार वाली पीले तुरही, एक तरह का ट्रम्पेट जो वाद्य यंत्र होता है, तुरही के आकार का फूल जो वसंत में खिलता है. ये वसंत के समय इसका खिलना होता है. तो इसमें कवि क्या कहते हैं, ये बताते हैं डेफोडिल्स के पेरिशेबल नेचर के बारे में. पेरिशेबल का मतलब होता है नश्वर, यानी नाश हो जाने वाला, यानी पूरी तरह से नष्ट हो जाने वाला. इस कविता में डेफोडिल्स के इस पेरिशेबल नेचर यानी नश्वर प्रकृति के बारे में संबंधित है. deals with the perishable nature of daffodils, which ultimately suggests the transitory existence of all human beings. जो आखिरकार क्या करती है, सभी मनुष्यों के क्षणिक अस्तित्व को दर्शाती है. As we know, man is also mortal. मनुष्य क्या है, वो नश्वर है, मरणशील है. तो ये जो पोएम है, actually it is not only about the daffodil, it is about each and everything which have life. हर उस चीज के बारे में है which has life, जिसके पास जीवन है. Nothing is static in the world. इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी दुनिया में कोई चीज उसकी स्थिर नहीं है. Marked by a note of sadness, the poem has philosophical overtones. इस कविता में क्या है, उदासी भरा स्वर है, और इसके द्वारा इसे चिन्हित किया गया है, दर्शाया गया है. और ये जो कविता है, ये एक दार्शनिक उद्देश्य हेतु है,
ये पूरी तरह से दर्शन आधारित है। इसका जो मकसद है वो किस चीज के लिए है? दर्शन के लिए। यानी दर्शन का मतलब है जो फिलोसफिकल बातें हैं उसको बताने के लिए है कि मनुष्य किस प्रकार से मरणशील है, हर चीज को नष्ट हो जाना है, उसी के बारे में है। नाउ वी हैव टू स्टडी लाइन बाय लाइन द पोएम। क्या कहते हैं? फेयर डेफोडिल्स वी वीप टू सी। फेयर का मतलब यहाँ है ब्यूटीफुल। कहते हैं कि फेयर डेफोडिल्स, ब्यूटीफुल डेफोडिल्स वी वीप टू सी। हम देख करके रोते हैं। कौन रोता है? कवि रोता है। पहले पूरा लाइन पढ़ो एक स्टैंजा का। फेयर डेफोडिल्स वी वीप टू सी यू हस्ट अवे सो सून as yet the early rising sun has not attained his noon. Stay, stay until the hasting day has run. But to the even song and having prayed together, we will go with you along. क्या कहते हैं पहले इसमें स्टैंजा में? वो कहते हैं फेयर डेफोडिल से, तो सुंदर डेफोडिल से, वो खूबसूरत डेफोडिल से। वी वीप टू सी, हम ये देख करके रोते हैं, हमें ये देख के दुख होता है। यू हेस्ट अवे सो सून, तुम इतने जल्दी चले जाते हो। या चले जाते हो का मतलब कहीं अगल बगल में नहीं जाना, यानी नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, मर जाना। You hast away so soon as yet the early rising sun. As yet, अभी तक वो जल्द उगने वाले सूरज ने has not attained his noon. तो ये क्या कहता है? यहाँ पे कहता है you hast away so soon. कहता है कि you hast away, hast यहाँ पे आप ये वर्ड है, तो इसके लिए मैं बता दूं, hast का मतलब है लीव द प्लेस हेस्टली, क्विकली और हरीडली। यानी तुम बहुत जल्दी जो है, ये कहता है यू हेस्ट अवे सो सून, तुम इतने जल्दी चले जाते हो। एज येट द अर्ली राइजिंग सन, अभी तक ये जो जल्द उगने वाला सूरज है, अर्ली राइजिंग, अर्ली का मतलब है बहुत जल्द, तो राइजिंग का मतलब होता है उगना, और सन का मतलब सूरज। यानी ये अभी तक जो जल्द उगने वाला सूरज has not attained his noon, इसने अभी दोपहर को प्राप्त नहीं किया है, यानी इसने अपने मध्य स्थिति को नहीं पाया है। और तुम अभी चले जा रहे हो, यानी तुम्हारा जो जीवन काल है वो बहुत संक्षिप्त है और तुम इतने जल्दी चले जा रहे हो। स्टे स्टे, ठहरो ठहरो, रुक जाओ। Until the hasting day has run, जब तक कि ये तेज जल्दबाज दिन ये जब तक चला न जाए तब तक कम से कम ठहरो। Here in this poem the poet pleads to the daffodils that he should not go hastily, he should stay even to one day. यहाँ तक कि वो सिर्फ एक दिन के लिए रुक जाए, for one day only, but it is the perishable nature of the daffodils that it is not having so much time to stay in the world. इसके पास दुनिया में ठहरने के लिए उतना समय ही नहीं है। But to the even song, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, ये even song जो है ये होना चाहिए ईव सॉन्ग। ईव का मतलब होता है इवनिंग, और सॉन्ग का मतलब है कि, यानी ये जो सॉन्ग है कब तक रुकने के लिए कवि कहता है बट टू दी इवनिंग सॉन्ग। यहाँ वर्ड है इवन सॉन्ग लिखा है, बट आई थिंक सो इट शुड बी ईव सॉन्ग, यानी सर्विस ऑफ इवनिंग प्रेयर इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के चर्च में शाम की प्रार्थना की गीत सेवा, यानी गीत के द्वारा प्रार्थना और सेवा करना,
तो ये कहता है क्या, कवि कहता है बट टू द इवनिंग सॉन्ग, यानी जब साय काल का जब प्रार्थना गीत होता है तब तक, एंड हैविंग प्रेड टुगेदर, और कहता है कि एक साथ प्रार्थना करके, वी विल गो विद यू अलोंग, हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। Here the poet pleads again that the daffodils should stay till the evening prayer, and after having done prayer, the poet also wants to go with the daffodils. ये तो आपका पहला स्टेंजा है। दूसरे स्टेंजा में क्या कहता है, वो कहता है वी हैव short time to stay as you, we have as short a spring, as quick a growth to meet decay, as you or anything we die, as you always do and dry away like to the summer's rain, or as the pulse of morning's dew, never to be found again. सेकेंड स्टेंजा, इसको आप कह सकते हैं कि इसमें कवि कहता है, कंक्लूड करता है, समराइज करता है, कहता है वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे, हमारे पास ठहरने के लिए, रहने के लिए कम समय है। तो किसके बारे में कहता है, कहाँ रहने के लिए? तो मैं बता दूं, इन दिस लाइन द पोएट suggested that he had to stay in the world, he has to stay in the world, यानी वो कहता है we have short time to stay, हमारे पास कम समय है से दुनिया में रहने के लिए, as you, जैसे कि तुम्हारे पास, we have as short as spring, और हमारे पास, तुम्हारे पास भी, हमारे पास भी एक छोटा वसंत है। यहाँ वसंत का मतलब क्या है, वो समय यानी युवा अवस्था, ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है। इट कम्स स्विफ्टली एंड गो इमीडिएटली, ये बहुत स्विफ्टली आता है, बहुत आराम तेजी से, और उसके बाद फिर तुरंत ही चला जाता है, यानी युवावस्था का जो समय है बहुत कम होता है। एज क्विक अ ग्रोथ, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कहते हैं कि वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, हमारे पास ठहरने के लिए कम समय है, जैसे तुम, जैसे तुम, एज यू, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी ठहरने के लिए कम समय है, हमारे पास भी कम समय है। वी हैव एज शॉर्ट स्प्रिंग, हमारे पास उसी तरह से एक छोटा बसंत है, यानी जो स्प्रिंग सीजन है वो भी छोटा है, यानी ये जो युवा अवस्था है ये छोटी है। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके, in this line he wants to convey the idea as we grow rapidly to meet decay, to die, बहुत तेजी से विकसित होते हैं, बढ़ते हैं, किस चीज के लिए, पतन के लिए, यानी मृत्यु के लिए। जिस तरह से हमारा विकास होता है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी हम मर जाते हैं। एज यू, जैसे कि तुम, और एनीथिंग, तो कहते हैं कि जैसे कि तुम या कोई और चीज, विदाई, हम मर जाते हैं। वो कहते हैं कि जिसकी तीव्रता से हम बढ़ते हैं, हमारा विकास होता है, उसी तरह से हम विकसित हो करके और बहुत जल्द मर जाते हैं। एज योर्स डू एंड ड्राई अवे, जैसे कि तुम्हारा समय आता है, यहाँ होना चाहिए एज योर्स डू, जैसे कि तुम्हारे घंटे करते हैं, यानी कुछ घंटों में जीवन नष्ट हो जाता है ना, ड्राई अवे, और पूरी तरह से मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। लाइक टू द समर्स रेन, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु की वर्षा, यानी वर्षा जैसे ही गर्मी के दिनों में, और वर्षा होते ही क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं और बारिश का नामो निशान नहीं रहता है, वर्षा की बूंदें गायब हो जाती हैं।
ऐसा ही होता है डेफोडिल से, वो इतना तेजी से बढ़ता है और कुछ ही घंटों में फिर नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। और एज द पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, जैसे कि सुबह के ओस की जो मोती होती है, एज द पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, सुबह के ओस के मोती जिस तरह से गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नेवर टू बी फाउंड अगेन, फिर से न पाए जाने के लिए। तो ये दो स्टैंजा में पोएट ने मनुष्य के इस मरणशील प्रकृति का वर्णन किया है। एक्चुअली इन दिस पोएम he has only described about daffodils, but it is the use of simile and metaphor. So many lines are there where the poet has used simile and metaphor. उसने सिमली का, उपमा अलंकार का यूज किया है, उसने रूपक का भी यूज किया है। तो इस प्रकार से ये बहुत खूबसूरत कविता है जिसमें मनुष्य के इस मरणशील प्रकृति का वर्णन किया गया है। कुछ वर्ड्स हैं, डेफोडिल, येलो ट्रम्पेट, शेप्ड फ्लावर विद लॉन्ग स्टेम दैट ब्लूम्ड इन द स्प्रिंग, यानी लंबे तने के साथ पीले तुरही के आकार का फूल जो वसंत में खिलता है। फेयर का मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, इसका मतलब ब्यूटीफुल है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। हिस्ट अवे वर्ब के रूप में यूज किया, लीव द प्लेस हस्टली, क्विकली और हरीडली, जल्दीबाजी में जल्दी से जल्दी जगह को छोड़ देना, यानी इस दुनिया से चले जाना। अटेंड, अटेंड ये वर्ब है, गेंड या रिच जिसको मतलब है, इसका मतलब प्राप्त किया या पहुंच गया, ये दो मतलब आते हैं। इवन सॉन्ग का मतलब है सर्विस ऑफ इवनिंग प्रेयर इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चर्च में शाम की प्रार्थना की गीत सेवा। डिके ये नाउन है, नाउन के रूप में। रॉडन स्टेट वर्ब के रूप में टू विदर यानी मुरझा जाना, सड़ी हुई कंडीशन स्टेट दशा, और दूसरा है मुरझा जाना। नेवर ये एडवर्ब के रूप में यूज किया गया, नेवर का मतलब है कभी नहीं, नॉट एवर कभी नहीं, और नो ओकेजन यानी किसी भी अवसर पे नहीं। जो लास्ट वर्ड है वो ड्यू, नाउन, a small drop of water formed on the ground and other surfaces outside especially during the night, यानी वो विशेष रूप से रात के दौरान जमीन पे और अन्य सतहों पर बनने पानी की छोटी बूंदों को ओस कहा जाता है। तो एक बार फिर आप इससे कविता को आप अगर दोहरा लें तो बेहतर है। यहाँ पे मैं पूरी तरह से हिंदी के रूप में व्याख्यान दूंगा, बताऊंगा। कहते हैं कवि, वो सुंदर डेफोडिल से हम तुम्हें देख करके रोते हैं, हमें दुख होता है, तुम बहुत जल्दी दूर चले जाते हैं, तुम्हारा बहुत जल्द अंत हो जाता है। अभी तक उगने वाले सूरज ने अपने दोपहर को प्राप्त नहीं किया है, यानी अभी तो दोपहर का समय भी नहीं आया है। तो रुक जाओ, ठहर जाओ, जब तक कि ये जल्दबाज दिन, यानी दिन भी बहुत तेजी से गुजरता है, ये भी अभी नहीं गुजरा है, इसको गुजर जाने दो तो फिर जाना, ठीक है। लेकिन रुको, कब तक? शाम के प्रार्थना जो गीत होता है चर्च में, उस समय तक रुको और एक साथ प्रार्थना करके हम साथ चलेंगे। तो ठहरने की विनती करता है, बट इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी और इमेजिनेशन ऑफ डेफोडिल्स। नो वन कैन स्टे more than a minute, even a minute on the earth, if he is और हर टाइम कम से कि उसके जीवन का जब समय आ जाता है कोई एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। आइए कहते हैं हमारे पास रहने के लिए कम समय, यानी इस संसार में रहने के लिए कम समय है, जैसे तुम्हारे पास, हमारे पास एक छोटा सा वसंत है,
हमारे पास यानी हमारे पास और तुम्हारे पास। वसंत का मतलब है युवावस्था, ये छोटी है जिससे तेजी से विकास होता है, ठीक है। नष्ट होने के लिए, जैसे कि तुम या कोई चीज, हम मर जाते हैं। कोई भी चीज है वो नष्ट हो जाता है। जैसा कि तुम्हारा समय आता है और सूख जाते हो, गर्मियों की बारिश की तरह, या सुबह के ओस के मोती के रूप में फिर से न पाए जाने के लिए। तो दिस इज रियली a very sad poem which conveys the idea that everything is immortal। हर चीज जो है, सॉरी, एवरीथिंग इज मॉर्टल, सारी चीजें नश्वर हैं, सारी चीजें समाप्त होने वाली है, कुछ बचने वाला नहीं है। थैंक यू। और आपसे यही कहूंगा कि you should like the video, share the video with your friends, and press the bell icon to get notification. And if you have not subscribed the channel till now, you should immediately subscribe the channel. Thank you and have a nice day.